हेलो, कैसे हो बच्चों? अच्छे हो? देख बेटाओ, अपना जो आज का कालांश है सामाजिक न्याय का चल रहा था अपना लेसन, उससे संबंधित है। और सामाजिक न्याय के लेसन में आपने सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए किस प्रकार कानून बनाया जाए, किस प्रकार नीतियों का निर्धारण किया जाए, इसके लिए जॉन रॉल्स के सिद्धांत को पढ़ा था, देखा। और जॉन रॉल्स का सिद्धांत क्या था, एक बार पुनः मैं आपको दोहरा दूं संक्षिप्त रूप में। जॉन रॉल्स का कहना है कि सिद्धांत निर्माताओं को, नीति निर्माताओं को अपने आप को अज्ञानता के पर्दे में ले जाना चाहिए, यानी उन्हें ऐसी स्थितियां स्थापित करनी चाहिए कि वो इस समय नीति निर्माण का कार्य कर रहे हैं वहां पर वो है ही नहीं, अर्थात उन्होंने अभी जन्म नहीं लिया, वो तो केवल दूसरे लोगों के लिए नीति निर्माण कर रहे हैं। भविष्य में वो जन्म लेंगे और वो नीतियां उनके ऊपर लागू होगी, इतना जरूर है। उनको ये पता है कि भविष्य में ये नीतियां उन पर लागू होगी, अभी उन्होंने जो है इस दुनिया में जन्म नहीं लिया। इस स्थिति में ले जाकर के वो क्या करें, नीति निर्माण का कार्य करें। तो रोल्स कहते हैं कि इस प्रकार निर्धारित की गई, इस प्रकार निर्मित की गई नीति पूर्ण रूप से न्यायपूर्ण होगी, क्योंकि ऐसी नीति निर्धारित करते समय नीति निर्माता न तो जो है आपके वंचित वर्गों के अहित में कानून बनाएंगे, नीति बनाएंगे, और न ही जो है संपन्न परिवारों के हित में, क्योंकि उन्हें यह पता नहीं कि भविष्य में उनका जन्म किस परिवार में होगा, किस वर्ग में होगा, वो वंचित वर्ग में जन्म लेंगे या संपन्न वर्ग में। इसलिए वो वंचित वर्गों के हितों का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उनका जन्म वंचित वर्ग में हो गया तो उन्हें उन बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जिन परिस्थितियों का सामना वंचित वर्ग कर रहे हैं। इसलिए वो वंचित वर्गों के हितों को भी ध्यान में रखेंगे, साथ साथ में वो संपन्न वर्गों की सुविधाओं में कटौती भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो नहीं जानते कि उनका जन्म किस वर्ग में होगा, इसलिए वो चाहेंगे कि अगर वो संपन्न वर्गों की सुविधाओं में कटौती कर दे और उनका जन्म हो सकता है संपन्न वर्ग में हो जाए, तो फिर उनको भी क्या करना पड़ेगा, उन कटौतियों को सामना करना पड़ेगा, उन नुकसानों को उठाना पड़ेगा, हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए वो संपन्न वर्ग के अधिकारों में उनकी जो आपकी स्थितियां हैं उनमें किसी प्रकार की कटौती नहीं करेंगे, उनको भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो संपन्न वर्ग को हानि न पहुंचाते हुए उच्च वर्ग के हितों की रक्षा के लिए नीतियां बनाएंगे। इस प्रकार बनी हुई नीतियां क्या होगी, न्यायपूर्ण होगी। इसी को जो है जॉन रॉल्स ने अज्ञानता का सिद्धांत कहा है, और इसी के माध्यम से उन्होंने कहा कि समाज को न्यायपूर्ण बनाया जा सकता है, क्योंकि हर स्थिति में कोई भी व्यक्ति अपने हितों को त्यागने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अज्ञानता में ले जाकर के कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने हितों को त्याग कर सकता है और अपने हितों को ध्यान में रखकर के वो नीति बनाएगा, क्योंकि भविष्य में जन्म लेगा तो भविष्य के हितों को ध्यान में रखेगा, और इस प्रकार बनी हुई नीति किसी भी वर्ग को हानि नहीं पहुंचाएगी। इसके बाद में अगला जो बिंदु है अपना, वो है सामाजिक न्याय का अनुसरण। सामाजिक न्याय का अनुसरण देखो, यदि किसी समाज में बेहिसाब धन दौलत और इनके स्वामित्व के साथ जुड़ी सत्ता का उपभोग करने वाले लोगों तथा बहिष्कृत जो लोग हैं, वंचित जो वर्ग के लोग हैं, उनके बीच में गहरा एवं स्थायी जो है अंतर मौजूद होता है, तो हम कहेंगे कि वहां पर सामाजिक न्याय का अभाव है। क्या समझे कि कोई भी ऐसा समाज है जिसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास में बेहिसाब, जिसका हिसाब ही नहीं है, धन दौलत है, उस धन दौलत के वो स्वामी बने हुए, मालिक बने हुए हैं, और साथ साथ में शासन की शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं, शासन के अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं, सत्ता में भी वही निर्वाचित हो रहे हैं और वही नीतियां निर्माण कर रहे हैं। दूसरी ओर समाज के बहुसंख्यक वर्ग जो इन बेहिसाब धन दौलत वाले लोगों द्वारा बहिष्कार किया हुआ है या वंचित कर दिए गए हैं, इस कारण वो गरीबी का जीवन जी रहे, और उन गरीबों के पास में मूलभूत यानी बुनियादी सुविधाओं जितनी भी व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में दोनों के बीच में, अमीर यानी धन दौलत वाले लोगों के बीच में और वंचित लोगों के बीच में गहरा अंतर हो गया धन का।
तो ऐसा गहरा अंतर अगर किसी समाज में मौजूद है तो ऐसे समाज को हम अन्यायपूर्ण समाज ही कहेंगे। न्यायपूर्ण समाज नहीं कहेंगे, अन्यायपूर्ण समाज कहेंगे, या यूं कहेंगे कि इस समाज में सामाजिक न्याय का अभाव है। सामाजिक न्याय समाज में विद्यमान नहीं है। हम सिर्फ देखो समाज के जो विभिन्न व्यक्ति है उन व्यक्तियों के जीवन यापन के सिर्फ जो विभिन्न स्तर है, विभिन्न व्यक्तियों के जो आपके जीवन यापन के विभिन्न स्तर है, कौन से, या तो उनकी आय के आधार पर जीवन स्तर को मापा जाता है, या उनके द्वारा उपभोग की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा के आधार पर जो है आपकी मापा जाता है। तो जीवन स्तर के जो विभिन्न जो आपके स्तर है, जीवन यापन के विभिन्न स्तर है, उन स्तरों की चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कि सबका जो है जीवन यापन एक से स्तर पे होना चाहिए, या जीवन मापन में उच्च संपन्न परिवार, धन दौलत के जो मालिक है उनका जीवन और वंचितों का जीवन मापा जा रहा है, यहाँ पर मापा नहीं जा रहा है। न्याय के लिए लोगों के रहन सहन के जो तौर तरीके हैं उनमें पूर्ण समानता और एकरूपता स्थापित नहीं की जा सकती। हम उनके जीवन स्तर को भी नहीं नाप रहे और न ही उनमें जीवन में जो है समानता की स्थापना की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के रहन सहन आपके जीवन जीने के तौर तरीके हैं उनमें पूर्ण समानता स्थापित नहीं की जा सकती, पूर्ण एकरूपता स्थापित नहीं की जा सकती। तो हमें उनके जीवन जीने के तौर तरीकों और रहन सहन के तौर तरीकों में न तो जो है समानता स्थापित करने की बात कर रहे हैं, न एकरूपता लाने की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर ऐसी एकरूपता लाने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन उस समाज को हम अन्यायपूर्ण ही मानेंगे, अन्यायपूर्ण ही मानेंगे किस समाज को? जिस समाज में धनी और गरीब के बीच में गहरी खाई, गहरा अंतर हो। धनी तो संपूर्ण सुख सुविधाओं का उपयोग कर रहा है और गरीब मूलभूत सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं उनका उपयोग नहीं कर पाता है। तो ऐसे समाज को हम क्या मानेंगे? अन्यायपूर्ण समाज मानेंगे। न्यायपूर्ण समाज के लिए जरूरी है कि अमीर और गरीब के बीच का जो खाई है, गहरी धन का अंतर है, वो कम होना चाहिए। मैंने पहले बताया था कि पूर्ण समानता स्थापित नहीं की जा सकती, आर्थिक आधार पर, धन के आधार पर पूर्ण समानता स्थापित नहीं की जा सकती, लेकिन इनके बीच में जो अंतर है वो अंतर गहरा नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इनके बीच में मतलब गरीब और अमीर के बीच में इतना गहरा अंतर नहीं होना चाहिए कि वे दोनों अलग अलग दुनिया के समझे अपने आप को। अमीर तो समझे कि मैं तो, मेरी तो दुनिया ही अलग है, गरीब समझे कि हमारी दुनिया अलग है, हम गरीब हैं। तो वो एक दूसरे को अलग अलग समझने लग जाए तो फिर मामला खराब हो जाता है, हालत खराब हो जाती है, समाज में न्याय की कोई बात नहीं रहती है, समाज में समरसता भी समाप्त हो जाती है। तो एक दूसरे को अलग अलग समझे, अपने आप को जो है भिन्न भिन्न दुनिया में रहने वाले समझे, ऐसा समझने लग जाते हैं या ऐसी परिस्थितियां स्थापित हो जाती है, तो इन स्थितियों को सुधारना बहुत जरूरी हो जाता है। चाहे भी देखो आपके कितना ही कठिन परिश्रम करे, कई बार क्या होता है गरीब लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति नहीं सुधरती है। और जब दो गरीब और अमीर के बीच में इतना गहरा अंतर हो जाए कि वे अपने आप को अलग अलग दुनिया में समझने लग जाए, तो ऐसी स्थिति में गरीबों की परिस्थितियों को सुधारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, उनकी सुधार ही नहीं सकती। चाहे गरीब कितनी मेहनत करे, वो अपनी परिस्थिति को सुधार ही नहीं सकता। तो इसलिए जरूरी है कि उनकी परिस्थितियों को सुधारने के लिए क्या की जाए? न्याय की स्थापना की जाए, उनको अवसर दिया जाए, सुधरने का मौका दिया जाए। तो दुनिया के लोगों को जो है आपके क्या होना चाहिए? अवसर मिलने चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए, चाहे वे, और उन मौकों से, उन अवसरों से वो क्या कर सकते हैं? अपनी परिस्थिति को सुधार सकते हैं। अगर उनको अवसर नहीं मिलता है तो वो चाहे कितनी ही मेहनत करें, वो नहीं सुधर पाएंगे। क्यों नहीं सुधर पाएंगे? क्योंकि उनको सुधरने का, उनको अपनी स्थिति को सुधारने का, उनको अपना अवसर है, अपना जो विकास है उस विकास को करने का उनको अवसर ही नहीं मिला, तो बेचारा कैसा विकास कर पाएगा? तो गरीबों को भी जो है आपके अपनी स्थिति को सुधारने के लिए अवसर मिलने चाहिए, मौके मिलने चाहिए। हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि एक न्यायपूर्ण समाज को लोगों के लिए जो न्यूनतम बुनियादी चीजें होती है, न्यूनतम बुनियादी स्थितियां होती है, वो जरूर उपलब्ध करानी चाहिए, जरूर मुहैया करानी चाहिए, ताकि वे स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जी सके।
तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जीने के लिए, स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम बुनियादी स्थितियां हैं वो मुहैया होनी चाहिए। मुहैया है ना, उपलब्ध होनी चाहिए। मुहैया कराने का मतलब उपलब्ध करवाना। तो ये बुनियादी स्थितियां जो है प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध होनी चाहिए, तभी प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जी सकता है ना, और ये जीवन जीने में सक्षम हो सकता है। और तभी कोई व्यक्ति जब जीवन जीने में सक्षम होगा तभी वो क्या करेगा, अपनी प्रतिभा का विकास करेगा और समान अवसरों का लाभ उठाते हुए अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाएगा। अगर किसी व्यक्ति को न्यूनतम बुनियादी स्थितियां मुहैया नहीं हो रही है तो वो न तो अपना स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जी सकता और न ही वो अपनी प्रतिभा का विकास कर सकता। जब जीवन जीने में कठिनाई आ रही है तो प्रतिभा का विकास कहाँ से करेगा और कहाँ से लक्ष्य प्राप्त करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए प्रत्येक समाज को ये के लिए जरूरी है कि समाज अपने नागरिकों को न्यूनतम बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराए, उपलब्ध कराए, ताकि समाज का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जी सके। जब समाज का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जी पाएगा तभी वो जो है अपनी प्रतिभा में, उसके अंदर जो प्रतिभा है, उसके अंदर जो कौशल है, उसके अंदर जो कला है, उसके अंदर जो क्षमता है, उसका विकास होगा। और क्षमता का विकास करेगा तभी जो है अपने उसके जो लक्ष्य है कि मुझे समाज के लिए क्या करना है, उन लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। अगर हम लोगों को अवसर नहीं देंगे, न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं उनको नहीं देंगे, तो वो अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं करेगा। और प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य स्वयं के हितों से जुड़ा होता ही है, सामाजिक विकास से भी जुड़ा हुआ होता है। खुद का हित के लिए तो करता ही है प्रत्येक व्यक्ति, लेकिन उससे समाज को भी लाभ मिलता है, समाज का भी हित होता है। लोगों की जिंदगी के बारे में बात करें तो देखो, लोगों की जिंदगी के लिए जरूरी न्यूनतम बुनियादी स्थितियों का निर्धारण हम कैसे करें, यहाँ पर बात आती है। अब मैंने कह दिया कि बुनियादी स्थितियां उपलब्ध करानी चाहिए, मुहैया करानी चाहिए। अब आप सोचते हैं कि बुनियादी स्थितियां कैसे उपलब्ध कराएं। बुनियादी स्थितियां कौन कौन सी है, कौन कौन सी चीजें उनको मूलभूत रूप में प्रदान करें, इसका निर्धारण कैसे हो। तो देखो, विभिन्न सरकारों और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इन्होंने जो आपके लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की जो गणना है वो गणना की और गणना करके कई तरीके इजाद करने का प्रदान किए, प्रस्तुत किए, कई तरीके दिए, जिनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, समाज के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। कैसे नागरिकों को जो वंचित रह गए, वंचितों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन सामान्यतः इस पर सहमति है कि स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि विभिन्न जो आपके सरकारें हैं, उन सरकारों ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की गणना के लिए अनेक तरीके बताए हैं, लेकिन इन तरीकों में से हम जो है आपके कुछ बुनियादी बातों पर या सामान्य बातें कह सकते हैं, मूल बातें कह सकते हैं, उन बातों पर सहमत है। और हम ही नहीं है, लगभग दुनिया की सभी सरकारें सहमत है। किन बातों पर सहमत है कि वंचित लोगों में, जो गरीब है, उनको स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों वाला भोजन मिलना चाहिए। यानी आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति उसके शरीर में होनी चाहिए। तो इसका मतलब स्वच्छ भोजन, संतुलित आहार जिसको कहें, संतुलित आहार मिलना चाहिए, यानी रोटी। संतुलित पोषक जिसको कहते हैं कि आपके शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक तत्व उस भोजन में निहित हो, उस भोजन को संतुलित भोजन कहते हैं। तो आवश्यक पोषक तत्वों की बुनियादी मात्रा वाला भोजन है, आवास, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति लोगों तक, शिक्षा और न्यूनतम मजदूरी, ताकि न्यूनतम मजदूरी से वो क्या करें, अपना जीवन यापन कर सके, जीवन की अन्य सुविधाएं प्राप्त कर सके। तो न्यूनतम मजदूरी इन बुनियादी स्थितियों के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। न्यूनतम मजदूरी इन बुनियादी चीजों में महत्वपूर्ण मानी गई है। तो बुनियादी चीजें कौन कौन सी हो गई आपके, पोषक तत्वों की बुनियादी मात्रा, आवास, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति और शिक्षा तथा न्यूनतम मजदूरी। ये दुनिया की सभी सरकारें
या अधिकतर लोग जो है इन बातों पर सहमत है कि ये चीजें जो है प्रत्येक नागरिक को मिलनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। हालांकि देखो आपके लोगों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति लोकतांत्रिक सरकारों की जिम्मेदारी समझी जाती है कि एक लोकतांत्रिक सरकार को लोगों की बुनियादी जो चीजें हैं, मूलभूत चीजें हैं, बुनियादी चीजें अभी बताई मैंने कौन सी, पोषक तत्वों की बुनियादी मात्रा, आवास, पेयजल की आपूर्ति, शिक्षा और न्यूनतम मजदूरी यानी रोजगार, जिसमें न्यूनतम मजदूरी पर उसको रोजगार मिले, कम से कम मजदूरी पर भी उसको रोजगार तो मिलना ही चाहिए। कई बार ये होता है कि हम कम से कम मजदूरी पर रोजगार करना चाहते हैं लेकिन रोजगार मिलता ही नहीं है। तो जब रोजगार ही नहीं मिलेगा तो हमें अपनी ये मूल सुविधाएं कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो सरकार को ये चीजें उपलब्ध करानी चाहिए, ऐसा माना जाता है। और सरकार को ये अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि प्रत्येक नागरिक को जो है आपके पोषक तत्वों की बुनियादी मात्रा वाला भोजन है, आवास, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो, शिक्षा और न्यूनतम मजदूरी मिले। हालांकि सभी नागरिकों के लिए देखो इन बुनियादी शर्तों की पूर्ति, खासकर भारत जैसे गरीब देशों की बात करें तो यहाँ पर संभव नहीं है, सरकार के लिए बोझ बन जाता है। और एक बार सरकार के ऊपर बोझ बन जाता है, सरकार कर्जों में डूब जाती है, विदेशी ऋणों में डूब जाती है, तो फिर उस देश को वापस जो है आपके संवारना, उसकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना मुश्किल हो जाता है। तो भारत जैसे जो आपके देश है, जो गरीब भी है, यहाँ पर गरीबों की तादाद भी बहुत बड़ी है। देश भी आर्थिक विकास कर रहा है, विकसित नहीं है भाई, देश भारत जो है विकसित है, तो भारत भी आर्थिक विकास कर रहा है, ये भी अपनी गरीबी को दूर कर रहा है। और यहाँ पर लोग हैं, जो जनता है वो भी बहुत बड़ी मात्रा में गरीब है, बड़ी तादाद में गरीब लोगों की संख्या है। तो इतनी बड़ी संख्या को मूलभूत सुविधाएं करवाना भारत के लिए संभव नहीं है, बहुत बड़ा बोझ है भारत की। अगर हम सब इस बात पर सहमत हो जाए कि राज्य को समाज के जो सबसे वंचित लोग हैं उन सदस्यों की मदद करनी चाहिए, फिर हम सोचें कि चलो गरीबी बहुत ज़्यादा है तो समाज को और राज्य को ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, सबसे नीचे के स्तर पर है, जो सबसे वंचित है उनकी मदद करनी चाहिए। जिससे क्या होगा, बाकियों के साथ एक हद तक समानता का आनंद ले पाएंगे वो लोग। जो सबसे वंचित है वो लोग क्या कर पाएंगे, अपने ऊपर वाले जो है आपके, जो गरीब तो है लेकिन पूर्ण रूप से गरीब नहीं है, वंचित नहीं है, तो उन लोगों के साथ समानता का आनंद कम से कम ले सकेंगे। इसलिए पूर्ण रूप से वंचित है जो आपके लोग, उनकी क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। तब भी देखो हम इस बात पर असहमत हो सकते हैं कि इसे जो वंचित वर्ग है, सबसे वंचित है, उन वंचितों की सहायता कैसे की जाए। सबसे वंचित लोगों को समानता उपलब्ध कराने के लिए सर्वोत्तम तरीका क्या होगा, ये प्रश्न आता है आपके पास। ये तो आपकी बुनियादी सुविधा आ रही है, ये तो बुनियादी सुविधा आ रही है, लेकिन न्यूनतम जो आपके इसमें दे रखा, हाँ ये दे रखा है, समानता के लक्ष्य को पाने का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा। जो वंचित वर्ग है उन वंचितों की सहायता कैसे की जाए कि समानता के लक्ष्य को पाया जाए, तो इसका सर्वोत्तम तरीका क्या होगा। तो इस तरीके के लिए आपके दुनिया भर के इश्यू में बहस चल रही है, चर्चा हो रही है, वाद विवाद होता है दुनिया में, अलग अलग प्रकार के प्रश्न सामने आते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के सुझाव सामने आए। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जो है आपके मुक्त बाजार के जरिए खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए और खुली प्रतियोगिता को प्रत्येक देश बढ़ावा दे। जब खुली प्रतियोगिता होगी तो लोग जो है स्वयं अपने जो प्रतिभा है उसको प्रकट करेंगे और जिसमें जितनी प्रतिभा होगी वो खुली प्रतियोगिता में उतना ही लाभ अर्जित कर पाएंगे। तो यहाँ पर खुली प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, समाज के सुविधा प्राप्त सदस्यों को नुकसान पहुंचाए बगैर सुविधाहीनों की मदद करना, ये सबसे सर्वोत्तम तरीका माना गया है कि खुली प्रतियोगिता होगी और खुली प्रतियोगिता होगी तो समाज का जो आपके उच्च वर्ग है, सुविधा संपन्न वर्ग है, उसको बिना हानि पहुंचाए हम क्या कर सकते हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं, सुविधाहीनों की मदद कर सकते हैं।
हमारे देश के इन भिन्न भिन्न प्रस्तावों को का आपके विभिन्न राजनीतिक समूह समर्थन कर रहे हैं। तो ये विभिन्न प्रस्ताव है हमारे यहाँ पर। पहला आ गया आपके न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं के जो आपके नहीं मुक्त बाजार के जरिए खुली प्रतियोगिता वाली बात आई है कि खुली प्रतियोगिता करानी चाहिए। इस खुली प्रतियोगिता की छूट होनी चाहिए। ऐसी छूट में आपके सुविधा संपन्न लोगों को बिना हानि पहुंचाए सुविधाहीन लोगों की मदद करने का कार्य करना चाहिए। यही सर्वोत्तम तरीका मानते हैं। तो भारत में भी जो है आपके विभिन्न राजनीतिक समूह इसका समर्थन करते हैं। कुछ राजनीतिक समूह दूसरे तरीके का समर्थन करते हैं। वो ये कहते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए, आपके न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए और ये न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। सरकार ये जिम्मेदारी निभाएगी। एक तरीका तो क्या, मुक्त बाजार के जरिए खुली प्रतियोगिता करके जो है आपके सुविधा संपन्न लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना वंचित वर्गों की सहायता करना। दूसरा यह है कि न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का कार्य सरकार को करना चाहिए। ये जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। तो ये दो प्रस्ताव जो है हमारे जो राजनीतिक समूह है, राजनीतिक समूह के समर्थक है वो दे रहे हैं। अब कोई समूह जो है आपके इसका समर्थन कर रहा है, कोई समूह जो है एक नंबर का समर्थन कर रहा है। जो ग्रामीण या शहरी गरीब जैसे सीमांत समूह की आबादी की सहायता के लिए विभिन्न योजनाओं के तुलनात्मक आपके गुण दोषों पर बहस करते हैं। इस खंड में हम संक्षिप्त में इस विवाद पर जो है आपको परखेंगे। कहने का मतलब यह है कि आपके ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जो सीमांत समूह के हैं, बिल्कुल वंचित, सबसे वंचित लोग हैं, उन लोगों की आबादी वाले जो समूह है उनकी सहायता के लिए विभिन्न योजनाओं का तुलनात्मक गुण दोष के साथ अगले खंड में हम अध्ययन करेंगे। इसी पुस्तक के अगले खंड में अध्ययन करेंगे। देखिए आगे जो बिंदु आएगा आपके वो है आपके मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। तो हमें मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि विभिन्न जो समूह हैं, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी सीमांत समूह है, उनकी सहायता विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, उन योजनाओं में गुण क्या है, दोष क्या है। तो ये आपका अगला बिंदु। इसमें देखो आपके मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। तो देखो आपके मुक्त बाजार के जो समर्थक है उनका मानना है कि जहां तक संभव हो व्यक्तियों को संपत्ति अर्जित करने के लिए तथा मूल्य, मजदूरी और मुनाफे के मामले में दूसरों के साथ अनुबंध या समझौतों में शामिल होने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए। मुक्त बाजार के जो समर्थक है, इस व्यवस्था का जो समर्थन करने वाले हैं, उनका मानना है कि व्यक्ति को संपत्ति अर्जित करने पहली बात संपत्ति अर्जित करने, दूसरी बात मूल्य, मजदूरी और मुनाफा। मुनाफा है लाभ। ये लाभ कमाने के लिए दूसरों के साथ अनुबंध और समझौते करने के लिए क्या होना चाहिए, स्वतंत्र रहना चाहिए। कि आप अपना व्यवसाय कैसे भी करें, आप कैसे भी संपत्ति अर्जित करना चाहे, आप कोई भी मूल्य, मजदूरी या मुनाफा लेना चाहे, तो उसमें आपका विपक्ष है, दूसरा पक्ष है, उसके साथ जो है आपके समझौता करने या अनुबंध, समझौते कोई कहते हैं अनुबंध भी, अनुबंध या समझौता करने में क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए। जब हम स्वतंत्र होकर के अनुबंध करेंगे तो हम अपने हित में ही ध्यान रखेंगे, और अपना हित ध्यान रखेंगे तो हमारे को मुनाफा जरूर मिलेगा, हानि नहीं होगी। इन लोगों का कहना है कि उन्हें लाभ की अधिकतम मात्रा हासिल करने हेतु एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंद्विता करने की छूट होनी चाहिए। ऐसे लोगों को लाभ की अधिकतम मात्रा प्राप्त करने की क्या होनी चाहिए, छूट होनी चाहिए। क्योंकि हम प्रतिस्पर्धा करेंगे तभी हम देखेंगे कि
में लाभ होगा। जैसे आप दुकानदार पर गए, दुकानदार जो है आपके सब दुकानदार अपने अपने आधार पर वस्तुएं बेचते हैं। आप दुकान पर जाएंगे तो एक दुकानदार किसी वस्तु के जो 20 रुपये बता रहा है, दूसरा दुकानदार उसी वस्तु के 22 रुपये बताता है, तीसरा दुकानदार 20 ही बताता है, लेकिन आप उसके साथ तोल मोल करते हैं कि देख देना है तो तू आप मेरे को 19 रुपये में दे दो, नहीं तो मैं नहीं लेऊंगा। और तीसरा दुकानदार आपको 19 में दे देता है, तो आपने मुनाफा देखा, आपको मुनाफा, दुकानदार ने भी मुनाफा देखा है कि मेरे को 1 रुपया मिल रहा है, मान लो इस वस्तु पर 19 में बेच रहा हूँ तो 1 रुपया मिल रहा है, लेकिन मैं अधिक मात्रा में वस्तुएं बेच दूंगा तो मेरे को ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इस आधार पर हर जो व्यक्ति होता है वो अपना मुनाफा देखता है, तो मुनाफा देखने की छूट होनी चाहिए उन्हें, किसकी, प्रतियोगिता करने की छूट होनी चाहिए। ये मुक्त बाजार का सरल विचित्रण है। मुक्त बाजार के समर्थक मानते हैं कि अगर बाजार को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जाए तो बाजारी कारोबार का योग कुल मिलाकर के समाज के लाभ और कर्तव्यों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित कर देगा। तो इस मुक्त बाजार के समर्थक है, मुक्त बाजार वाली व्यवस्था का समर्थन करने वाले हैं, वे लोग ये मानते हैं कि राज्य क्या करे, बाजार को मुक्त कर दे, राज्य का नियंत्रण नहीं होना चाहिए बाजार पर, अर्थात बाजार व्यवस्था पर राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अगर सरकार बाजारी कारोबार पर जो आपके नियंत्रण नहीं रखेगी, उसको उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो इस बाजारी कारोबार का जो परिणाम होगा वो लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा किसी को भी। इससे योग्यता और प्रतिभा से लैस जो लोग हैं उनको ज्यादा फल मिलेगा, और जो असक्षम लोग हैं उनको फल कम मिलेगा, लेकिन लाभ सबको होगा। ऐसा जो है आपके मुक्त बाजार की व्यवस्था वाले मानते हैं। इन मुक्त बाजार की व्यवस्था का समर्थन करने वालों की बात ये भी मानी है कि बाजारी वितरण का जो भी परिणाम हो वह न्याय संगत होगा। बाजारी व्यवस्था का जो भी परिणाम हो वो क्या होना चाहिए, न्याय समर्थक, जो आपके क्या होगा, आपके न्यायपूर्ण होगा, न्याय संगत होगा। तो इस प्रकार ये लोग जो है मुक्त बाजार का समर्थन करते हैं। तो आपके मुक्त बाजार बनाम राज्य हस्तक्षेप में पहली बात तो आ गई कि लोगों को क्या करना चाहिए, आपके जहां तक संभव हो व्यक्ति को संपत्ति अर्जित करने, मूल्य, मजदूरी और मुनाफे के मामले में एक पॉइंट बनाना चाहो तो आपके एक पॉइंट बन गया। इसके मामले में क्या होना चाहिए, आपके स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, अर्थात इसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि क्या समर्थक ये कहते हैं, तो क्या इसके आलोचक भी है क्या इस विचार के? तो देखो आपके मुक्त बाजार के सभी समर्थक, इस मुक्त बाजार वाली व्यवस्था के सभी समर्थक जो है आपके आज पूर्णतः अप्रतिबंधित बाजार का समर्थन नहीं करते। अभी बताया था मैंने कि ये समर्थक ये मानते हैं कि राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन सभी समर्थक ये नहीं चाहते कि राज्य हस्तक्षेप नहीं करे। समर्थक ये भी चाहते हैं कि राज्य को बाजार व्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए, अर्थात नियंत्रण करना चाहिए। कई लोग देखो आपके अब राज्य जो बाजार है, मुक्त बाजार, उस पर प्रतिबंध लगाने की बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि राज्य को क्या करना चाहिए, बाजार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। उदाहरण के लिए सभी लोगों के लिए जो न्यूनतम बुनियादी जीवन मानक सुनिश्चित करने हेतु राज्य हस्तक्षेप करे, क्योंकि खुली बाजार प्रतियोगिता में सभी लोगों के न्यूनतम जो बुनियादी जीवन मानक है, न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं हैं, वो सुनिश्चित नहीं हो पाती है। सभी लोगों को न्यूनतम सुविधाएं नहीं मिल पाती है, इसलिए न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए राज्य को क्या करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। ऐसा जो है ये लोग कहते हैं। तो दूसरी ओर साथ में देखो इन लोगों का ये भी कहना है कि अगर राज्य हस्तक्षेप करेगा तभी समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा समर्थ हो सकेगी, अन्यथा प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। लेकिन साथ में वे ये भी तर्क देते हैं कि यहाँ भी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा जैसी जो सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, उनके लिए बाजार को अनुमति देना ही लोगों के लिए बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति का सबसे कारगर तरीका हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ है कि ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी बाजार में उपलब्ध होनी चाहिए, उनकी भी अनुमति बाजार को होनी चाहिए। जबकि राज्य की नीतियां क्या होनी चाहिए, इन सेवाओं को खरीदने के लिए लोगों को सशक्त बनाने की कोशिश करने वाली होनी चाहिए, अर्थात राज्य इन सेवाओं को नहीं बेचे। बुनियादी सेवाएं जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये बेचने का काम तो बाजार करे,
लेकिन राज्य जो गरीब लोग हैं, जो आपकी शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं उनको खरीद नहीं रहे हैं, उनको राज्यों को क्या करना चाहिए, सक्षम बनाना चाहिए, समर्थ बनाना चाहिए, ताकि वो बाजार से इन वस्तुओं को खरीद सके, इन सेवाओं को खरीद सके। तो ऐसी नीतियां राज्य की होनी चाहिए। राज्य के लिए ये भी जरूरी हो सकता है, कौन कहते हैं ये बात, मुक्त बाजार के समर्थक कहते हैं कि राज्य के लिए ये भी जरूरी है कि वह उन्हें वर्गों और रोगियों को विशेष सहायता प्रदान करे जो प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, मुक्त बाजार की प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए राज्य को विशेष सुविधा देनी चाहिए। लेकिन इसके आगे राज्य की भूमिका नियम और कानून बनाने का ढांचा तैयार करने की होनी चाहिए। नियमों और कानूनों को बरकरार रखे राज्य और बाकी कार्य हस्तक्षेप नहीं करे राज्य। तो इस प्रकार कहने का मतलब मेरा यह है कि अब जाकर के जो है आपके कई मुक्त बाजार के समर्थक इस बात पर जोर देते हैं कि राज्य को लोगों की बुनियादी सुविधाओं के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए, बाजार में हस्तक्षेप करना चाहिए, और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जो बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं वो बाजार ही उपलब्ध कराए, राज्य तो केवल लोगों को उन सुविधाओं को खरीदने के लिए समर्थ बनाए, ताकि लोग बाजार से स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं खरीद सकें। इसलिए इन समर्थकों का मानना है कि राज्य को जो है ऐसी नीतियां और ऐसे कानून ही बनाने चाहिए जिनसे लोग समर्थ बन सके, वस्तुओं को खरीदने में समर्थ बन सके, स्वास्थ्य सेवाएं जो बुनियादी सुविधाएं उनको खरीदने में समर्थ बन सके। तो राज्य का काम वो सीमित करते, कहां तक, कानून व्यवस्था बनाने तक ये सीमित करते हैं। और कहते हैं कि राज्य को क्या करे, लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करे। इन लोगों का यह भी मानना है कि मुक्त बाजार उचित और न्यायपूर्ण समाज का आधार होता है, क्योंकि वहां पर समाज को प्रतियोगिता करने का अवसर मिलता है। इन लोगों का यह भी कहना है कि बाजार किसी व्यक्ति की जाति या धर्म की परवाह नहीं करता। वह यह भी नहीं देखता है कि जो सामने वस्तु खरीदने वाला बेचने वाला है वो मर्द है या स्त्री है। वह इन्हें सबसे निरपेक्ष रहता है। बाजार जाति, धर्म, लिंग, इन सबसे जो है बाजार क्या रहता है, निरपेक्ष रहता है। बाजार का संबंध जो है आपके प्रतिभा और कौशल से होता है। तो बाजार में जो प्रतिभा प्रकट करता है वो ज्यादा लाभ अर्जित करता है, और जिसके पास योग्यता नहीं है उसको ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि खुली प्रतियोगिता के समर्थक मानते हैं कि अगर आपके पास योग्यता है तो बाकी सब बातें बेमानी है। योग्यता है तो आप बाजार में खुली प्रतियोगिता के तहत आप कुछ भी कमा सकते हैं, जितना चाहे उतना अर्जित कर सकते हैं। और अगर आपके पास योग्यता नहीं है तो आप कुछ भी अर्जित नहीं कर सकते, और अगर अर्जित कर रहे हो तो उसकी मात्रा बहुत कम होगी, योग्यता के अनुसार मात्रा मिलेगी। बाजारी वितरण के पक्ष में एक तरफ और दिया जाता है, वो क्या है कि बाजार ज्यादा विकल्प प्रस्तुत करता है। यह ज्यादा विकल्प प्रस्तुत करता है। बाजारी जो मुक्त बाजारी व्यवस्था है इसके पक्ष में एक तरफ और दिया जाता है कि यह सबसे हमें ज्यादा विकल्प प्रदान करता है। इसमें शक नहीं है कि बाजारी प्रणाली जो है उपभोक्ताओं के तौर पर हमें ज्यादा विकल्प देती है, तो इसमें कोई शक भी नहीं है। हम बाजार में जाएंगे तो हमारे को एक ही वस्तु के बहुत सारे विकल्प मिल जाएंगे, तो ये विकल्प तो प्रदान करता है, हमें इसमें शक नहीं है। हम जैसा चाहे वैसा जो है चावल पसंद कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसे स्कूल पसंद कर सकते हैं, बेशर्ते उनकी कीमत चुकाने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, साधन होने चाहिए, कीमत चुकाने के साधन होने चाहिए। लेकिन बुनियादी जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उन सेवाओं के मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं और सेवाओं के खरीदने लायक कीमत पर उपलब्ध होनी चाहिए। क्या समझे कि चावल हम अच्छा नहीं लेना नहीं चाहते हैं, अच्छा लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास में साधन नहीं है तो हम कम कीमत वाला चावल लेंगे। लेकिन बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसी सुविधाएं हैं ये जो बाजार में क्या होनी चाहिए, लोगों की खरीदने लायक कीमत है उसको उपलब्ध होनी चाहिए। अगर अधिकांश लोग इन सुविधाओं को खरीद ही नहीं सकते तो फिर वो सुविधाएं मुझे काम की नहीं, वो सुरक्षित और स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते। इसलिए जरूरी है कि इस खुली बाजार प्रतियोगिता में हमारे को विकल्प तो मिल जाते हैं, लेकिन उन विकल्पों के साथ साथ में ये भी जरूरी है कि बुनियादी सुविधाएं क्या होनी चाहिए, लोगों की खरीदने की क्षमता के अनुकूल होनी चाहिए।
उन बुनियादी सुविधाओं की कीमत। अगर आपकी क्षमता मान लो स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य सेवा खरीदने के लायक नहीं है, या आप किसी स्कूल में पढ़ना चाहते हो लेकिन स्कूल में पढ़ने के लिए आपके पास उसकी फीस इतनी ऊंची है कि आप दे ही नहीं सकते, तो आप शिक्षा से वंचित रह जाओगे। तो फिर उसका लाभ क्या होगा? तो वंचित वर्ग के लोगों को भी जो है आपके ये सुविधाएं क्या होनी चाहिए, इतनी कम मात्रा में, इतनी कम मूल्य पर होनी चाहिए कि वो खरीद सके उसको। तो ये निर्धारित करना राज्य का काम होना चाहिए। यदि निजी एजेंसियों इसे अपने लिए लाभ नहीं पाती है तो वे इस खास बाजार में प्रवेश नहीं करेगी और सस्ती और घटिया सेवाएं मुहैया कराएगी। अगर निजी एजेंसियों को कहा जाए कि आप स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा है, ये कम पैसे में उपलब्ध कराओ ताकि लोग खरीद सकें, तो या तो वो क्या करेंगे, ऐसे बाजार में प्रवेश नहीं करेंगे, नहीं साहब हम तो इन सेवाओं को नहीं खरीद बेचेंगे, अर्थात शिक्षा के लिए स्कूल भी नहीं खोलेंगे और स्वास्थ्य केंद्र भी हम नहीं खोलेंगे, हमें उपलब्ध नहीं कराएंगे, क्योंकि उनको मुनाफा नहीं हो रहा। निजी जो संस्थाएं हैं, निजी जो आपके एजेंसियां हैं, वो सब जो है आपके क्या करती है, लाभ के लिए काम करती है। और अगर ये बाजार में प्रवेश कर जाती है और मूल सुविधाएं उपलब्ध करानी होती है तो वो फिर घटिया उपलब्ध कराएगी, तो घटिया होगी तो फिर उसका लाभ नहीं मिलेगा, घटिया की बजाय तो होनी नहीं चाहिए। तो ये जो आपके घटिया भी नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि दूसरे आपके सुदूर जो ग्रामीण इलाके हैं, अब देख लो घटिया की अच्छी की बात देखो, अगर हम सुदूर ग्रामीण इलाकों में जाए तो निजी विद्यालय बहुत ही कम मिलेंगे वहां पर, सुदूर यानी दूर, शहरों से दूर ठेठ ग्रामीण क्षेत्र में जाए तो वहां पर निजी विद्यालय कम मिलेंगे। और अगर कुछ खुले हुए भी हैं तो वो बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, वहां पर सुविधाएं नहीं है, निम्न स्तरीय है स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं हैं ऐसे नहीं है, यानी ये सब परिस्थितियां वहां पर नहीं है। जबकि शहरी क्षेत्र में देखें तो वहां पर जो आपके सभी सुविधाओं से संपन्न विद्यालय मिलेंगे। तो ये चीजें आपकी देखो, वहां पर गुणवत्ता में अंतर हो गया, ग्रामीण क्षेत्र में या तो निजी स्कूल है नहीं है तो वहां पर सुविधाएं नहीं, निम्न स्तर के है। मुक्त बाजार और निजी उद्यम के पक्ष में अक्सर सुनने में आने वाला दूसरा तर्क और है क्या, कि वे जो सेवाएं मुहैया कराते हैं उनकी गुणवत्ता सरकारी संस्थानों द्वारा प्रदर्शित सेवाओं से प्राय बेहतर होती है। किनकी? मुक्त बाजार की। तीसरी बात है और सेवाओं की गुणवत्ता किससे बढ़िया होती है? सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं से। अच्छी होती है। ऐसा कहा जाता है कि मुक्त बाजार के समर्थकों में से कुछ ये भी कहते हैं कि जो निजी संस्थाएं जो वस्तुएं उपलब्ध कराती है मुक्त बाजार में, वो उन वस्तुओं की गुणवत्ता सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं और वस्तुओं की गुणवत्ता से बेहतर होती है, अच्छी होती है। लेकिन इन सेवाओं की कीमत गरीब लोगों की पहुंच से दूर होती है। सरकार जो वस्तुएं उपलब्ध कराती है वो गुणवत्ता में कम हो सकती है, निजी संस्थाओं की तुलना में उसकी गुणवत्ता कम हो सकती है, लेकिन इन सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं जो है उन तक पहुंच जो है आपके सामान्य व्यक्ति ले सकता है। वंचित वर्ग भी जो है उन वस्तुओं का उपयोग कर सकता है, वहां तक जो है इन वस्तुओं तक है वंचित वर्गों के लोगों की भी पहुंच हो सकती है। लेकिन निजी जो वस्तुएं उपलब्ध करा रही है, निजी संस्थाएं जो वस्तुएं उपलब्ध करा रही है, वहां पर केवल पैसे वाले लोगों की पहुंच हो सकती है, वंचित वर्ग जो है वहां पर पहुंच नहीं सकता, अर्थात वो लोग उन सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि निजी संस्थाएं हैं, निजी फर्म है, ये सब ज्यादा मुनाफा चाहते हैं। तो कीमत, अगर वस्तु गुणवत्ता वाली कीमत की है तो वो क्या चाहते हैं,
वस्तु का मूल्य ज़्यादा लेना चाहते हैं और इस प्रकार ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। इसलिए मुक्त बाजार ताकतवर, धनी और प्रतिभाशाली जो लोग हैं उनके हित में काम करता है। क्यों? क्योंकि मुक्त बाजार ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की प्रवृत्ति पर कार्य करता है और इसका परिणाम ये होता है कि अपेक्षाकृत कमजोर, सुविधाहीन जो लोग हैं वो अवसरों से वंचित रह जाते हैं, वो अपने अवसरों का विस्तार नहीं कर पाते हैं और उन्हें अवसरों का लाभ भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि अवसरों से वो वंचित हो जाते हैं तो उनको लाभ नहीं मिलता है। तर्क तो बहस के दोनों पक्षों के लिए आपने देखे कि आपके मुक्त बाजार के पक्ष में भी और विपक्ष में भी हमने तर्क दिए यहाँ पर। लेकिन मुक्त बाजार आमतौर पर पहले से ही सुविधा संपन्न लोगों के हक में काम करता है, मैंने अभी बता दिया, क्योंकि वो लाभ कमाना चाहता है और सुविधा संपन्न लोगों का ही रुझान अपनी ओर लेना चाहता है, उनको आकर्षित करना चाहता है। इस वजह से अनेक लोग ये तर्क देते हैं कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य को ये निर्धारित करना चाहिए, क्या राज्य को ये निर्धारित करने की पहल करनी चाहिए कि समाज के तमाम लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिले। तो यहाँ बात घूम करके वहीं पर आ जाती है कि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य राज्य को करना चाहिए, जिसमें हमारे राष्ट्रीय संगठन चर्चा करते हैं और वो कहते हैं एक पक्ष मुक्त बाजार वाला था और दूसरा आपको मैंने कि ये सुविधाएं राज्य को उपलब्ध करानी चाहिए। क्या तो ज्यादातर जो आपके समूह है जो हमने पक्ष और विपक्ष में मुक्त बाजार के में तर्क दिए उनसे निर्धारित हो जाता है कि तमाम लोग बुनियादी सुविधाएं प्राप्त नहीं कर सकते मुक्त बाजार में, इसलिए राज्य को क्या करना चाहिए, तमाम लोगों को तमाम लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करना चाहिए। यह आपका लेसन था सामाजिक न्याय का चौथा, ये कंप्लीट हो गया है। इसके अंत में जो प्रश्न दे रखे हैं वो सारे प्रश्न आपको पढ़ने हैं। आपका होमवर्क सफाई से होना चाहिए। प्रश्न लिखने का जो प्रश्न का उत्तर करते हो, हल करते हो, उस हल का तरीका आकर्षक होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए और प्रभावशाली बनाने के लिए आपका लेख भी सुंदर होना चाहिए। ये चीजें आपको ध्यान में रख करके और इसके जो क्वेश्चन है वो करने